नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि EMRS का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड काफ़ी वेटेज रहेगा इसका एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के कम से कम 1500 क्वेश्चन 1500 क्वेश्चन लेके आऊँगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आप लोग रेडी हो जाइए टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहा होता है, तो उसको निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए। पहले में कह रहा है प्रधानाचार्य से अच्छे संबंध बनाना, छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित रहना, कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा। ठीक है, कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना, यही जो है अध्यापक का मूल कार्य होता है, मूल कर्तव्य जो है होता है कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना। ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा, पहला का गा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। 2 में कह रहा है कि अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है। तो उसकी नौकरी है, उसकी शिक्षण के प्रति आस्था है, छात्रों का विश्वास है, उसकी गरिमा एवं मर्यादा है। ठीक है, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान कौन सी चीज़ है। उसकी नौकरी, या शिक्षण के प्रति आस्था, छात्रों का विश्वास, या उसकी गरिमा एवं मर्यादा। तो शिक्षक जो अध्यापक होता है, अध्यापक के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है छात्रों का विश्वास। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा। जो छात्रों का विश्वास होता है उस अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान चीज़ होती है, उससे बढ़कर कुछ नहीं होता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 में क्या कह रहा है। 3 में कह रहा है कि नीचे एक कथन दिया जा रहा है, यदि यह कथन सत्य है तो आपका उत्तर क होगा, यदि कथन असत्य है तो आपका उत्तर ख होगा, यदि कथन केवल एक मत है तो उत्तर ग होगा, और यदि कथन दुराग्रह हो तो उत्तर घ होगा। ठीक है, तो कथन क्या है देखते हैं। जो लोग शिक्षण व्यवसाय को अंतिम विकल्प के रूप में मजबूरी में अपनाते हैं, वे कभी भी अच्छे शिक्षक नहीं बन सकते हैं। मतलब इसमें कह रहा है कि जो शिक्षक व्यवसाय हो उसको एक विकल्प के रूप में मजबूरी में अपनाते हैं, तो वे कभी भी अच्छे शिक्षक नहीं बन सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो उत्तर घ होगा। ठीक है, कथन जो है दुराग्रह है, ये कथन जो है दुराग्रह है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा, जो ऑप्शन नंबर घ इज द करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अभी तीसरे की तरह ही कह रहा है, नीचे 2 आधारिकाएँ तथा एक निष्कर्ष दिया जा रहा है, यदि आधारिका सत्य है और निष्कर्ष भी सत्य है तो उत्तर क होगा, यदि आधारिका तथा निष्कर्ष दोनों असत्य हैं तो उत्तर ख होगा, यदि आधारिका असत्य है किंतु निष्कर्ष सत्य है, निष्कर्ष सत्य है तो उत्तर ग होगा, यदि आधारिका सत्य है किंतु निष्कर्ष असत्य है तो उत्तर घ होगा। ठीक है, तो कथन में कह रहा है सभी मनुष्य मरणशील हैं, मतलब सभी मनुष्य होते हैं मरणशील है, मतलब मरते हैं। राम एक मनुष्य है। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या अगला, राम भी मरणशील है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का वो होगा ऑप्शन नंबर का। ठीक है, कैसे इसमें कैसे होगा। का में क्या कह रहा है, का में कह रहा है कि जो आधारिका सत्य है और निष्कर्ष भी सत्य है, दोनों चीज़ें सत्य हैं।
ठीक है, मतलब कि सभी मनुष्य मरणशील हैं और राम एक मनुष्य है, तो राम भी मरणशील है, स्पष्ट हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो उत्तर होगा वो का होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि आपकी दृष्टि में एक अच्छी समय तालिका के लिए क्या आवश्यक है। मतलब आपकी दृष्टि में एक अच्छी समय तालिका के लिए क्या आवश्यक है। कठिन विषयों के कालांश सुबह में रखे जाएं, 2 कठिन विषयों के कालांश के बाद एक आसान विषय का कालांश रखा जाए, कालांश में क्रियाओं में विविधता का प्रावधान हो, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर घ होगा। मतलब कठिन विषयों के कालांश सुबह में रखे जाएं, तो सुबह सुबह जो फ्रेश माइंड में कठिन विषयों को अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। 2 कठिन विषयों के कालांश के बाद एक आसान विषय का कालांश रखा जाए, मतलब कोई भी विद्यार्थी है 2 कठिन विषयों को पढ़ने का थोड़ा सा एक आसान विषय पढ़ेगा तो उसको अच्छा लगेगा। और कालांश में क्रियाओं में विविधता का प्रावधान हो, जो कालांश होते हैं उनमें क्रियाओं में विविधता का प्रावधान जरूर होना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारे जो का खा गा है तीनों चीज़ें होनी चाहिए, इसलिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 में क्या कह रहा है। 6 में कह रहा है कि प्राइमरी कक्षाओं में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए आपका क्या सुझाव है। तो मतलब प्राइमरी कक्षाओं में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए आपका क्या सुझाव है। तो अध्यापकों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए, स्कूलों में निगरानी के स्तर को सुधारा जाए, कक्षाओं एवं वर्गों की संख्या के अनुरूप शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ होगा। सभी चीज़ें होनी चाहिए। अध्यापकों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए, स्कूलों में निगरानी के स्तर को सुधारा जाए, और कक्षाओं एवं वर्गों की संख्या के अनुरूप शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। मतलब ये तीनों चीज़ें आवश्यक हैं। किसके लिए। प्राइमरी कक्षाओं में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए तीनों चीज़ें जरूरी हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है घ सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7 में कह रहा है छात्र किस प्रकार के अध्यापकों को पसंद करते हैं। जो छात्र होते हैं ना, किस प्रकार के अध्यापकों को पसंद करते हैं। तो नीचे देखेंगे ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। ऑप्शन दिए हैं जो उनकी समस्याओं को हल करने के में रुचि लेता है, जिससे उन्हें शारीरिक दंड का भय नहीं होता, जो टेस्टों की कापियाँ जांचने के बाद उन्हें तुरंत पुष्ट पोषण देता है, और उपयुक्त तीनों। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 का जो करेक्ट आंसर होगा वो घ होगा। तीनों चीज़ें जो छात्र होते हैं ना, किस प्रकार के अध्यापकों को पसंद करते हैं। तो अध्यापक में तीनों गुण होने चाहिए। उनकी समस्याओं को हल करने में रुचि लेना चाहिए, उन्हें शारीरिक दंड का भय नहीं होना चाहिए विद्यार्थियों को, और जो टेस्टों की कापियाँ जांचने के बाद उन्हें तुरंत पुष्ट पोषण देता हो। ठीक है, तीनों चीज़ें जिसके अंदर होती हैं विद्यार्थी उसी को पसंद करते हैं, उसी टीचर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 में क्या कह रहा है। शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से क्या चीज़ होती है। शिक्षा का जो प्रचार और प्रसार किया जाता है उससे क्या होता है। लोकतंत्र मजबूत होता है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, अंधविश्वास में कमी आती है, या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। ठीक है, ये तीनों चीज़ें होती हैं। क्या क्या होता है। लोकतंत्र मजबूत होता है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, और अंधविश्वास में कमी आती है। तीनों चीज़ें होती हैं शिक्षा के प्रचार और प्रसार से। तो ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्रायः ऊँघते हुए पाए जाएं तो क्या होगा उस कक्षा में। छात्रों में कोई कमी हो सकती है, शिक्षण में कोई कमी हो सकती है, कक्षा के भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ होगा। ठीक है, छात्रों में भी कोई कमी हो सकती है, शिक्षण में भी कोई कमी हो सकती है, और कक्षा के भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है। तीनों चीज़ें हो सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर घ था करेक्ट आंसर 9 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 10 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक
आलोचना का पात्र नहीं बनेगा। अध्यापक होगा आलोचना का पात्र नहीं बनेगा। किस टाइप का अध्यापक होना चाहिए? वह जो लगातार पढ़ाया चला जाता है और इस बात की कोई परवाह नहीं करता है कि विद्यार्थी क्या सीख रहे हैं। वह जो समय पर कक्षा में आता है पर इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता कि विद्यार्थी भी समय से कक्षा में आए हैं। गा में कह रहा है कि वह जो अपने विषय के बारे में बहुत अधिक तो नहीं जानता किंतु अपने विद्यार्थियों को बहुत अधिक जानने के लिए प्रेरित करता है। और घा में क्या कह रहा है? घा में कह रहा है कि वह जो नैतिकतावादी है अपने छात्रों को सदैव नैतिकता का ही पाठ पढ़ाता रहता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 का जो सही आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर गा होगा। क्यों होगा गा? कि वह जो अपने विषय के बारे में बहुत अधिक तो नहीं जानता किंतु अपने विद्यार्थियों को बहुत अधिक जानने के लिए प्रेरित करता रहता है, मतलब मोटिवेट करता रहता है। ठीक है, तो वह टीचर जो है आलोचना का पात्र नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर जो है 10 का जो गा आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। मैं आप लोगों के लिए लगभग 1500 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इम्पोर्टेंट लेके आऊँगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 11 में क्या कह रहा है? अच्छा शिक्षण प्रकार्य है। अच्छा शिक्षण जो होता है ना प्रकार्य है। किस चीज़ का प्रकार्य है? प्रधानाचार्य के अच्छे नेतृत्व का, शिक्षकों की विद्वत्ता के उच्च स्तर का, शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का, उच्च शिक्षण योग्यताओं एवं विधियों का। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का प्रतीक है अच्छा शिक्षण प्रकार्य। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा ग होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12 में क्या कह रहा है? 12 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक सही है? 4 कथन दिए हुए हैं का खा गा घा, इसमें से सबसे सर्वाधिक सही कौन सा है? अच्छा शिक्षक वही बन सकता है जो निरंतर अनुसंधान भी करता है। अच्छा शिक्षक वही बन सकता है जो कुछ ना करके केवल पढ़ाने पर ध्यान दे। अच्छा शिक्षक वही बन सकता है जो शिक्षण पर कम तथा शोध पर अधिक ध्यान दे, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क होगा। अच्छा शिक्षक वही बन सकता है जो निरंतर अनुसंधान भी करता है, मतलब शिक्षण तो करता ही करता है, उसके साथ साथ अनुसंधान भी करता है। रिसर्च भी बहुत आवश्यक होती है शिक्षण में। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर हो जाएगा का। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। 13 में क्या कह रहा है? 13 में कह रहा है कक्षा में अध्यापक की भूमिका हो सकती है। कौन सी भूमिका हो सकती है अध्यापक की? तो आ में कह रहा है विद्यार्थियों की सूचनाएं देना, विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करना, विद्यार्थियों को सीखने की क्षमताएं विकसित करना, विद्यार्थियों को कोर्स पास करने के लिए अभ्यास कराना। अध्यापक की कक्षा में क्या भूमिका हो सकती है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख होगा, मतलब बा होगा। विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करना। ठीक है, तो अध्यापक की जो भूमिका होती है विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने की होती है। ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा, सेकंड वाला। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करते हैं। 14 में देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 13 में जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसमें विद्यार्थियों को अधिगम करने के लिए प्रेरित करना ये तो होगा ही होगा, और विद्यार्थियों को सीखने की क्षमताएं विकसित करना ये भी होगा। तो बा और सा, ठीक है, ये दोनों सही होंगे। सूचना देना ये सही नहीं है, और विद्यार्थियों को कोर्स पास कराने के लिए अभ्यास कराना ये भी ठीक नहीं है। ये दोनों गलत हैं और ये दोनों सही हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का वो ऑप्शन नंबर ख होगा, बा और सा दोनों। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। 14 में क्या कह रहा है? 14 में देखेंगे। 14 में कह रहा है छात्रों को दंड देते समय अध्यापक के मन में क्या भावना होनी चाहिए। मतलब जब अध्यापक छात्र को दंड देता है तो उसके मन में क्या भावना होनी चाहिए। दंड के भय से छात्र आइंदा गलती ना करे, छात्रों में सुधार पैदा हो, छात्रों को पीड़ा पहुंचे, छात्रों को अपने साथियों के सामने लज्जित होना पड़े। ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। छात्रों में सुधार पैदा हो, तो खा इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। 15 में क्या कह रहा है? 15 में कह रहा है कि अनुशासनहीनता पर अधिकतम किसी छात्र को क्या दंड दिया जाना चाहिए। मतलब कोई छात्र अनुशासनहीन है तो अधिकतम क्या दंड दे दिया जाए उसको अनुशासनहीनता पर। तो छात्र को स्कूल से हमेशा के लिए निकाल देना चाहिए, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। छात्रों पर भारी आर्थिक जुर्माना लगाया चाहिए, ये भी गलत है। मैदान के 10 चक्कर लगवाने चाहिए। छात्र को स्कूल से अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया जाए और यदि वह छात्र क्षमा मांगकर दे तो उसे पुनः स्कूल में ले जाना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा ये भी गलत है। छात्र को स्कूल से अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया जाए और यदि वह छात्र क्षमा मांगकर अंडरटेकिंग दे तो उसे पुनः स्कूल में ले जाना चाहिए। 15 का जो है ना खा सही हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। 16 में क्या कह रहा है? 16 में कह रहा है कि प्रकरण में यौन सेक्स से संबंधित कोई बात आ जाने पर छात्र बहुत हर्षित एवं प्रफुल्लित हो जाते हैं। ठीक है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आप भी उनका साथ देंगे, आप उन्हें दंडित करेंगे, आप शिक्षण को सामान्य अवस्था में रखेंगे और इस पर कोई उत्तेजना नहीं दर्शाएंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग होगा। जब सेक्स से संबंधित कोई बात आ जाने पर छात्र बहुत हर्षित एवं प्रफुल्लित हो जाते हैं, तो इस पर आप शिक्षण को सामान्य अवस्था में रखेंगे और इस पर कोई उत्तेजना नहीं दर्शाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। 17 में क्या कह रहा है? 17 में कह रहा है कि सह शिक्षा वाली कक्षाओं में एवं संबंधी बातें करना कैसा है। जो सह शिक्षा मतलब को एजुकेशन होती है ना, जिसमें लड़के और लड़कियां साथ में एजुकेशन करते हैं, उसको कहते हैं सह शिक्षा वाली कक्षाओं में एवं संबंधी बातें करना कैसा है। कदापि ठीक नहीं है। इस पर उतनी ही बात की जाए जितनी की प्रकरण में आवश्यकता है। इस पर विस्तार से चर्चा की जाए ताकि छात्र छात्राओं के मन में शंका ना रहे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ख आएगा। इस पर उतनी ही बात की जाए जितनी की प्रकरण में आवश्यकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर हो जाएगा 17 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। 18 में कह रहा है यदि एक अध्यापक के रूप में यदि किसी घटना या प्रश्न का मुझे संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलता तो मैं इस बात की कोई विशेष परवाह नहीं करता। किसी ज्ञानी व्यक्ति के मिलने की प्रतीक्षा करता हूँ, अपने पूर्व अध्यापकों से संपर्क करता हूँ, उस समय तक चैन से नहीं बैठता जब तक कि मुझे उचित स्पष्टीकरण नहीं मिल जाता। तो इसका जो सही आंसर होगा घा। उस समय तक चैन से नहीं बैठता, उस समय तक चैन से नहीं बैठता जब तक मुझे उचित स्पष्टीकरण नहीं मिल जाता। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। 19 में क्या कह रहा है? 19 में कह रहा है अच्छा अध्यापक वह है जो अपने विषय में प्रवीण हो, मेधावी व परिश्रमी हो, सादा जीवन व्यतीत करता हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। तो इसका जो सही आंसर है उसका घा। अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो वही अच्छा अध्यापक होता है। ठीक है, तो इसका जो घा आंसर है 19 का सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। 20 में क्या कह रहा है? 20 में कह रहा है किसी कक्षा में प्रवेश के लिए एक निश्चित आयु का निर्धारण क्यों आवश्यक है। मतलब कोई भी फर्स्ट स्टैंडर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मतलब कोई भी क्लास में प्रवेश के लिए एक निश्चित आयु का निर्धारण क्यों आवश्यक है। आंसर्स देखेंगे क्योंकि पाठ्यचर्या आयु की विशेष रुचियों एवं मांगों को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है।
जो पाठचर्या है आयु की विशेष रुचियों के एवं मांगों को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। आगे देखेंगे, क्योंकि कक्षा में विभिन्न आयु वर्गों के छात्रों के होने से सभी छात्रों को समायोजन में कठिनाई होती है, क्योंकि अध्यापक को सबके साथ समान व्यवहार करने में कठिनाई होती है। उपरोक्त सभी, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। उपरोक्त सभी कैसे देखेंगे, एक बार समझेंगे इसको। क्योंकि पाठचर्या आयु की विशेष रुचियों एवं मांगों को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। जो पाठचर्या होती है ना, वो आयु के हिसाब से कि 5 साल के लड़के को कितना शिक्षा देना चाहिए, 10 साल के लड़के को कितना शिक्षा देना चाहिए, 15 साल के लड़के को कितनी, 20 साल के लड़के को कितनी, इस हिसाब से जो है पाठचर्या तैयार की जाती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है क्योंकि कक्षा में विभिन्न आयु वर्गों के छात्रों के होने से सभी छात्रों को समायोजन में कठिनाई होती है। ऐसे कोई लड़का 5 साल का, कोई लड़का 10 साल का, तो 10 साल वाले को ज़्यादा समझ होगी, 5 साल वाले को कम समझ होगी, तो कठिनाई होगी समायोजन में। क्योंकि अध्यापक को सबके साथ समान व्यवहार करने में कठिनाई होती है। अध्यापक को मतलब 10 साल के लड़के के साथ अलग व्यवहार करना है और 5 साल वाले लड़के के साथ अलग व्यवहार करना है, तो समान व्यवहार करने में कठिनाई होगी। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, उपरोक्त सभी हो जाएगा। उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में कह रहा है प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना अच्छा होता है, क्योंकि इससे बच्चों को शिक्षा स्वाभाविक वातावरण में मिलती है। इससे अध्यापक को अनुभवों को बांटने में सुविधा होती है। उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। इससे बच्चों को शिक्षा स्वाभाविक वातावरण में मिलती है और अध्यापक को अनुभवों को बांटने में, तो ये दोनों सही हैं, का और का उपरोक्त दोनों हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो ग सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। आज हम इस वीडियो में टोटल कितने क्वेश्चन देखेंगे, 25 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन के जो है वीडियो लेके आऊँगा कि ज़्यादा वीडियो लॉन्ग भी ना हो और ज़्यादा शॉर्ट भी ना हो। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन के वीडियो लेके आऊँगा, लगभग 1500 क्वेश्चन आपको मैं टीचिंग एप्टीट्यूड को लेके आऊँगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या अभिभावकों को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए? जो बच्चे अभिभावक जो होते हैं ना, वो अपने बच्चों को, कई आप लोगों ने देखा होगा, कई जो माँ बाप होते हैं वो बच्चों को गृह कार्य करने में मदद करते हैं, तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सहयोग देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? नहीं, यह अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ है। नहीं, बच्चों को गृह कार्य स्वयं करना चाहिए। हाँ, इससे बच्चे गृह कार्य अवश्य करके लाएंगे। हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता रहेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो घ होगा। जब बच्चे को अभिभावक गृह कार्य करवाएंगे तो उससे पता चलता रहेगा कि हमारे बच्चा प्रगति कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। 23 में कह रहा है क्या अध्यापकों के लिए कोई आचार संहिता होनी चाहिए? नहीं, इसका लागू करना कठिन है। नहीं, क्योंकि अध्यापन का कार्य बहुत जटिल है। हाँ, क्योंकि उससे उसकी जवाबदेही बढ़ेगी। उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर सही हो जाएगा। हाँ, क्योंकि उससे उसकी जवाबदेही बढ़ेगी। ठीक है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा 23 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। 24 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिक्षण एक कला है। शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। शिक्षक जन्मजात होते हैं। उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा 24 का शिक्षक जन्मजात नहीं होते हैं। ठीक है, शिक्षक जन्मजात नहीं होते। ऑप्शन नंबर ग तक सही आंसर हो जाएगा। शिक्षण एक कला है, सही है। शिक्षणों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, यही सही है, ये गलत है। ठीक है, तो यही सही है। कथन सत्य नहीं पूछ रहा था ना, तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ग था करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा के स्तर को पब्लिक स्कूलों के बराबर लाने का तरीका यह है कि जो सरकारी स्कूलों की शिक्षा है का स्तर है वो पब्लिक स्कूलों के बराबर लाने का क्या तरीका हो सकता है? कि सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन को घटा दिया जाए, सरकारी स्कूलों में निगरानी के स्तर को बढ़ाया जाए, सरकारी स्कूलों में सतत मूल्यांकन प्रणाली ईमानदारी से लागू की जाए, खा और का दोनों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा घ हो जाएगा। खा और का दोनों हो जाएं। सरकारी स्कूलों में निगरानी के स्तर को बढ़ा दिया जाए
और सरकारी स्कूलों में सतत मूल्यांकन प्रणाली ईमानदारी से लागू की जाए, तभी जो सरकारी स्कूलों की शिक्षा का स्तर है पब्लिक स्कूलों के बराबर हो पाएगा। ठीक है, का जो आंसर सही है। तो आज मैंने आपको 25 क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। और EMRS के लिए मैं 1500 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड को लेके आने वाला हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।